Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Okay, so by changing the name, I meant that whenever you use Zoom, so if you are using from different devices, the name shows like it was showing before the Zoom user or BB user. So I have no idea who's with us. So that's why I was saying to change the name. That would be super grateful. Perfect. Okay, so today we will be starting rheumatology. Let me know, is my voice audible enough and is my screen visible? Can I have a quick yes for that? Am I audible enough? Is my screen visible? Yes, perfect. Thank you so much, Hassan, for that. Okay, so rheumatology. Rheumatology is a very interesting topic, clinically very relevant as well. So our first topic is the rotator cuff muscles. Very common presentation. So rotator cuff muscles, basically, it has four muscles. It has a very common मशहूर mnemonic है सिट्स के नाम से सिट्स सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस teres माइनर माइनर है यहाँ पे अक्सर वो आपको लिस्ट दे देंगे और बीच में मेजर डाल देंगे इट्स नॉट मेजर इट्स माइनर एंड वी हैव सबस्कैपुलर्स ये चारों के चारों ना आपके शोल्डर जॉइंट पे लगे होते हैं ठीक है तो रोटेटर कफ इंजरीज बहुत कॉमन है प्रेजेंटेशन के हवाले से भी एग्जाम फेवर भी है ये चार आपकी मसल्स हैं ठीक है अच्छा इन चारों में से सबसे जो कॉमन है ना सबसे कॉमन जैसे सुप्रास्पाइनेटस वन ये सबसे कॉमनली इंजर होने वाला टेंडन है अमंग दीज फोर्स अब सबकी ना डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन हैं कि कौन सा किस वाले में इंजर्ड होगा और उसकी क्या प्रेजेंटेशंस होंगी ठीक है और ये ज़्यादातर ना रिपीटेटिव यूज की वजह से हो रहा होता है सो कभी कभी इम्पिंजमेंट की वजह से भी हो रहा होता है तो इट कुड हैव डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजी लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रास्पाइनेटस जब लीजन होगी ना तो एबडक्शन में मसला हो रहा है ठीक है बिफोर डेल्टॉइड तो आपका डेल्टॉइड आपका सुप्रास्पाइनेटस दोनों काम कर रहे होते हैं तो शुरू का जो 15 डिग्री होता है वो सुप्रास्पाइनेटस का रहा होता है और उससे ऊपर वाली जो एबडक्शन है ना वो डेल्टॉइड का रहा होता है तो जो उससे पहली वाली है ना उसमें आपको मसला हो रहा होगा या तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कंप्लीट टीयर हो गया है अगर पार्शियल है तो यू विल बी हैविंग पेनफुल तो एबडक्शन याद रखना है कि पेशेंट प्रेजेंट ही ऐसे करेगा दैट पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट द स्टार्ट ऑफ द आर्क ठीक है दैट इज सुप्रास्पाइनेटस इन्वॉल्वमेंट अच्छा टीरिस माइनर और सब स्केपुलरिस की अच्छी बात ये है कि इसके ऑपोजिट है दोनों ये एडक्ट कर रहे हैं ठीक है एडक्शन और एडक्शन अब इंफ्रा और टीज अगट्ठे क्या है ये लेटरल रोटेशन में मसला कर रहे हैं और ये वाला मीडियल रोटेशन में मसला कर रहे हैं तो कुछ ग्रुप्स भी हैं अगर कोई और अच्छा नमोनिक है टू रिमेंबर दिस टेबल तो इस टेबल से ही आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे सबसे जो कॉमन एग्जाम फेवरेट है ना वो सुप्रास्पाइनेटस ज्यादा आता होता है ये वाले कम आते होते हैं सो एबडक्शन सुप्रास्पाइनेटस प्रॉब्लम एडक्शन रिमेंबर टीरिस माइनर सबस्कैपुलरिस लेटरल रोटेशन के मसाइल हैं तो इंफ्रास्पाइनेटस टीरिस माइनर और यहाँ का ना ये मीडियल रोटेशन पे लेकिन ये वाला कम आता है रिमेंबर बोथ एडक्शंस रिमेंबर टू लेटरल रोटेशन के मसाइल और एक एबडक्शन याद रखें इतना भी बहुत है अगर ये भूल भी जाता है तो इट्स ओके दिस इज नॉट दैट एग्जाम फेवरेट मोर एग्जाम फेवरेट उस सेकंड पे आप दो लेटरल्स याद रख लें और दो एडक्शन याद रखें इज दिस क्लियर सो फार ठीक है तो शोल्डर इम्पिंजमेंट बहुत कॉमन है सुपर स्पाइनेटस टेंडनाइटिस के फॉर्म में आते होते हैं और ना इसकी सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं अगर किसी ने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं सो व्हाट इज द बेस्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर दीज पेशेंट्स व्हाट डू वी डू MRI scans ठीक है clinically relevant नेक्स्ट टॉपिक एडहीसिव कैप्सुलाइटिस ठीक है ये आपने बड़ा कॉमन सुना होगा फ्रोजन शोल्डर ये उसका द नेम फॉर दैट सो रिमेंबर कि ये फ्रोजन शोल्डर है अच्छा इसका क्लिंचर कैसा है मिडिल एज वुमेन बहुत पसंद है इनको डायबिटीज मेलिटस की हिस्ट्री बहुत पसंद है और ये अक्सर ऐसा ही आता है मिडिल एज वुमन होगी ये डायबिटीज की हिस्ट्री होगी और ना उसकी शोल्डर मूवमेंट में होगी अब इसमें फर्क क्या है इसमें और रोटेटर कफ में क्या फर्क क्या है ठीक है ये क्रॉनिक है ठीक है और इसमें ना हर जगह दर्द है एक्टिव मूवमेंट में भी दर्द है पैसिव मूवमेंट भी दर्द है हर हर रोटेशन जो हो सकती है ना शोल्डर की सब में दर्द होता है बस ये है कि मोस्ट कॉमनली आपकी एक्सटर्नल रोटेशन इज मोर इफेक्टेड लेकिन जनरली सारे दर्दें हो रही होती हैं तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट एन एडहेसिव कैप्सुलाइटिस विद रोटेटर कफ इंजरी उसमें स्पेसिफिक अगर एक टेंडन इन्वॉल्व है तो एक ही मूवमेंट के मिसाइल होते हैं और अक्सर ट्रॉमा के बाद वो अक्सर आ रहे होते हैं ठीक है थोड़े से क्रॉनिक वो भी हो सकते हैं अगर लंबा उसका टेंडराइटिस चल रहा है पर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस तो बिल्कुल कभी भी एक्यूट हिस्ट्री नहीं होगी मिडिल एज फीमेल डायबिटीज के साथ होगा और एक्टिव पैसिव हर जगह दर्द होगा ये मेंशन होगा सिनेरियो में कि एक्टिव मूवमेंट में भी दर्द है पैसिव में भी दर्द इसमें फर्क ये होता है कि कुछ पेशेंट्स खुद मूवमेंट करते हैं कुछ डॉक्टर असिस्ट करा रहा होता है तो इस तरह हम कहते हैं कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स तो सब में दर्द हो रही होती है ठीक है सो सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्या है एक्सटर्नल रोटेशन इज द मोर अफेक्टेड वन
ठीक है, इसमें ना, इसमें भी एक आर्क सा चल रहा होता है। पहले आपका एक पेनफुल फेज होता है, दर्द वाला, देन यू हैव अ स्टिफनेस फेज, और उसके बाद आपका रिकवरी फेज आ जाता है। तो इस तरह आपका एडहेसिव कैप्सुलेटस की ये समरी थी। ठीक है, जब एपिसोड यूजली लास्ट फॉर 6 months to 2 years, वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत लंबा इनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना जाना पड़ रहा होता है। तो लॉन्ग हिस्ट्री, रिमेंबर दैट। Nothing acute, chronic insidious onsets. You have a painful phase, a stiffness phase, and a recovery phase. Remember, the clincher for this scenario will be a middle-aged female, diabetes mellitus, और हर जगह दर्द। Most common कहाँ पे? External rotation पे, more affected as compared to the other ones. ठीक है, clear so far? और treatment options क्या है? NSAIDs हैं, physiotherapy, all steroids and intra articular steroids, these are all depending stages के ऊपर। तो obviously ये तो रेफर हो जाएंगे आगे स्पेशलिटी के पास। हमारे पास जब तक आएंगे तो हमारा काम सिर्फ एनसेड्स हैं, या बहुत होगा तो हमने फिजियोथेरेपी तरफ रेफर कर दिया। all steroids, intra-articular steroids, again specialty domain, it goes out of our domain. Good, all good so far? Okay, elbow pains, जहाँ की भी guys परेशानी हुई, if you want to repeat me, if you want me to repeat myself, I'll be happy to do that. Hassan, first 15 degrees are for the supraspinatus and the next is deltoid. Okay, so elbow pain now. So, अच्छा, elbow pains में क्या चल रहा है? You have lateral epicondylitis and the medial epicondylitis. Very exam favorite. इसमें से भी question आता है. I had a question from lateral epicondylitis in my exam as well. So अब इसमें फर्क क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये समझना है anatomy. जो आपके forearm के flexors है ना, flexors, वो कहाँ से आ रहे हैं? All the flexors are originating from the medial epicondyle, and all the extensors of the forearm are originating from the lateral epicondyle. तो पहले आप ये एनाटॉमी समझ जाएंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब फर्स्ट जब यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस की बात हो रही है, तो जगह के लेटरल एपिकॉन्डाइल से आपके एक्सटेंसर्स निकल रहे हैं, तो अगर वहां पे मसला होगा तो आपके एक्सटेंशन में मसाइल होंगे, नॉट इन द फ्लेक्सर्स। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो इफ यू हैव दिस क्लैरिटी ऑफ द एनाटॉमी, थिंग्स विल बी वेरी इजी। अब पेशेंट आता कैसे, वही लोकली आपको पेन है, टेंडरनेस है आपके एपिकोंडाइल के ऊपर। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। तो पेन कैसे है? पेन इज वर्स व्हेन द देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, जो कि हमने बात की थी ना कि लेटरल एपिकोंडाइल से एक्सटेंसेस निकल रहे हैं। तो जब रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप रिस्ट को एक्सटेंस करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल बी हैविंग पेन वेयर ऑन द एपिकोंडाइल। फ्लेक्शन आप रिस्ट पे कर रहे हो, लेकिन दर्द किधर हो रही है? एपिकोंडाइल के ऊपर हो रही है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, so let's repeat this point. So pain is worse on resisted wrist flexion, sorry, extension, when the elbow is extended, या फिर supination of the forearm when the elbow is extended. So supination and wrist extension will cause pain where? At the lateral epicondyle. This is how you pick it up. और इसमें एक और वो बड़ा वो देते हैं सिनेरियो में, जो क्लूज होते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होंगी, हाउस पेंटिंग होगा, हाउस पेंट करने वाले जो मूवमेंट्स होते हैं वो, या फिर टेनिस खेलने वाला होगा। ठीक है, तो इसमें ना रिपीटेटिव छोटी छोटी माइनर इंजरीज होती रहती है, और एट द एंड यू हैव दिस लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस। तो रिमेंबर दैट। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, हाउस पेंटिंग, सॉरी पेंटिंग, टेनिस प्लेइंग, इस तरह के क्लिंचेस अक्सर आते होते हैं। रिमेंबर, इट्स अ रिपीटेटिव माइक्रो टीयर्स गोइंग ऑन। सही। और एक और क्लिंचर वो कभी कभी ये भी देते हैं कि आपकी ग्रिपिंग नाजुक हो जाती है, आप किसी चीज को एक्सटेंड कुछ पकड़ना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू होल्ड अ बॉटल और अ पेन और एनीथिंग, so that difficult gripping happens when you lift objects. Does that make sense? So ये आपने कुछ क्लिंचेस देखने हैं। एक तो रिस्ट एक्सटेंशन वाली बात याद रखनी है आपने, और ऑक्यूपेशन देखना है, टेनिस है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स है, अक्सर ये हाउस पेंटिंग दे देते हैं, और आपका वो मसला हो जाता है ग्रिप करने की चीजें। ठीक है, तो रिमेंबर दैट। अच्छा जी, वो ये भी एपिसोड्स हैं वो लास्ट करते हैं बिटवीन 6 months to 2 years. They tend to have acute pain for 6 to 12 weeks. Again, long मसला है। और इसमें भी ना, अच्छा, रोमेटोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट जनरली सेम है। पहले वही रेस्ट वाली बातें हैं, फिर सिंपल एनाल्जेसिया है, एनाल्जेसिया काम नहीं किया तो स्टेरॉइड इंजेक्शन दे दो, फिजियोथेरेपी तो है ही है। तो ना नॉर्मली ना एक जैसी ट्रीटमेंट चल रही होती है, बहुत कम स्पेसिफिक है जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मीडियल एपिकुलाइटिस पे क्या चल रहा है? दिस इज गोल्फर्स वाला। अब यहाँ पे भी आपके ऑब्वियसली मीडियल एपिकोंडाइल पे तो टेंडरनेस है ही है। अब पेन एग्रीवेट होगी जब आपकी रिस्ट की फ्लेक्शन होगी या प्रोनेशन होगी। यहाँ पे क्या था ऊपर? सुपिनेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, आर्म की सुपिनेशन, रिस्ट की एक्सटेंशन, लेटरल एपिकोंडाइलिटिस,
आर्म सॉरी फोर आर्म की प्रोनेशन, रिस्ट की फ्लेक्शन, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। तो ये हाइलाइटेड पार्ट्स हैं ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज द वे you will be able to differentiate these lateral epicondylitis and the medial ones. These are exam favorites. अच्छा अच्छा, इसमें ना आप अगेन इट्स वेरी मच अबाउट एनाटॉमी। आपकी जो मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस के पीछे कौन सी नर्व गुजरी होती है? इज इट मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व? एनीवन? So behind the posterior to the medial epicondyle, which nerve is passing? It's the ulnar nerve. अक्सर आपको चोट भी लगती है ना तो एकदम से आपको करंट सा फील होता है, दैट्स अल्नर नर्व। वेरी गुड हसन, एक्सीलेंट। ठीक है, तो वो ये कहना चाहिए क्योंकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है तो समटाइम्स वो जो पेन तो था ही था, उसके अलावा आपको टिंगलिंग और नमनेस हो सकती है फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट में। क्यों? क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ डिजिट को सप्लाई कर रही होती है आपकी अल्नर नर्व, तो कभी कभी नहीं मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? All good for the lateral epicondylitis and the medial epicondylitis? Okay, so remember the professions: tennis, golf, gripping problems. ठीक है, repetitive injuries. Good. So let's move ahead. Elbow pain के और भी मसाइल हैं. Okay, so now we have the radial tunnel syndrome. अब इसमें क्या हो रहा है? तो रेडियल टनल की बात है कि टनल है जिसके अंदर आपकी रेडियल नर्व गुजर रही है. सो मोस्ट कॉमन ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द posterior introitious branch of the radial nerve. So we have anterior introitious, we have posterior introitious. जो anterior introitious होती है वो नॉर्मली मीडियन की ब्रांच होती है, जो posterior introitious इट्स नॉर्मली ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. अच्छा, अब वो आपकी कंप्रेस हो रही है. अच्छा, ये भी आपकी लेटरल साइड पे है. अब इसका और लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस की ना साइड का फर्क है. एपिकॉन्डिलाइटिस तो जगह है ना जहां पे आपका कॉन्डाइल है, वहीं पे आपको दर्द होगा. ये जो है ना, इट इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर डिस्टल टू द लेटरल एपिकॉन्डाइल. दिस इज अ साइड. ठीक है, गुड, सही. So 4 to 5 centimeter distal to the lateral condyle. That's when you have the pain. So symptoms are worse by extending the elbow and pronating the forearm. Again, different part. So when you extend the elbow and pronate the forearm, then you will have this pain. ठीक है, तो देखिए आपको ना ये जो मूवमेंट से याद रखने हैं. दैट विल बी इन द सिनेरियो. उसमें लिखा होगा कि आप डॉक्टर साहब एग्जामिन कर रहे हैं तो ये फाइंडिंग्स आई, तो आपने आगे से ढूंढना होगा कि क्या है. तो दीज मैनूवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि किस आर्म पोजिशन के ऊपर आपको पेन आ रही है. ठीक है, अच्छा, देन वी हैव द क्यूबिटल टनल. ये सेम है अल्नर नर्व वाली बात. ठीक है, सो अगेन आपको फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर में टिंगलिंग सेंसेशंस होंगे, स्पेशली आप किसी सख्त जगह पे अपनी बाजू रखेंगे ना, ये अक्सर होता भी है. If you place your arm on a wooden chair or any shelf or anything, so you feel that nerve press hoti hai, then we have that tingly sensation in our fourth and fifth one. So this is easy, nothing fancy here. Compression है आपकी ulnar nerve की, वही फोर्थ to फिफ्थ में आपको tingling sensation होगी. Worsen when you rest your arm on a firm surface, extended or flex or extended for a long period of time. ऑलिक्रेन बसाइटस सबसे आसान है, ये पोस्टीरियर साइड पे. सब लेटरल मिडल चल रहे थे. एक ही चीज है जो आपको पोस्टीरियर मिसाइल दे रही है, दैट इज ऑलिक्रेन बसाइटस. दिस इज नॉट एग्जाम फेवर्ड, अभी तक कभी भी किसी ने नहीं पूछा अभी तक. So swelling over the posterior aspect of the elbow. This may be caused by pain, warmth, erythema, itis है ना, basitis हुआ है. So again, typically fit in the middle-aged men. Remember all these DDs of elbow pain. So locations are important. और इन सारी सबकी सब जो हमने elbow pain डिस्कस किए, सबसे common ones are the lateral and medial epicondylitis. वो ज़्यादा एग्जाम फेवरेट है. क्यूबिटल रेडियल की चांसेस हैं, सो रिमेंबर दैट इज वेल. और बाकी वही है, जिस तरह आपने एक्टिविटी को जो ट्रिगर्स कर रही हैं उनको अवॉइड करें. फिजियोथेरेपी है, पेन किलर्स हैं. अगर कुछ ना बन पड़ा तो देन यू हैव टू सेंड फॉर स्टेरॉइड इंजेक्शंस. बहुत ही रेयर सिचुएशंस में यू हैव टू डू दो सर्जरीज रेजिस्टेंस केसेस में, ताकि कंप्रेशन खत्म कर सकें नर्व्स की, स्पेशली हेयर वर हेयर. ठीक है, एनी प्रॉब्लम फॉर द एल्बो पेन बिफोर आई मूव अहेड? बिकॉज अगला टॉपिक जो ना कार्पेट टनल वाला, वो तो बहुत एग्जाम फेवरेट है. दिस वन छोटा सा टॉपिक है लेकिन बस कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम वालों को पसंद है. सो कैपिटल इज वन ऑफ देम. आरसीपी लव्स इट. छोटा सा टॉपिक है पर दे लाइक टू आस्क इट. अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? कैन आई हैव अ गुड यस और नो इन द चैट बॉक्स? ऑल क्लियर सो फार? एनी प्रॉब्लम्स? क्लियर, गुड, ग्रेट ग्रेट. अच्छा जी, अब कैपिटल में क्या हो रहा है? अगेन टिपिकल सिनेरियो, ज्यादातर से एडियोपैथिक होता है. अदरवाइज प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, कोई भी एडीमा है, स्वेलिंग हुई हुई हार्ट फेलियर की वजह से, कोई पुरानी ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस चल रहा है. बहुत ही रेयरली होता है, होता है ल्यूनेट फ्रैक्चर, रियली उस तरह देते हैं. अदरवाइज ओबेसिटी या एडियोपैथिक ज्यादा चल रहा होता है. प्रेग्नेंट लेडी का सिनेरियो अक्सर आ जाता होता है, तो रिमेंबर दैट ऐसा सिनेरियो होगा. और नर्व कंप्रेशन कौन सी है? मीडियन नर्व इन द कार्पेट.
सो अगेन थोड़ी सी एनाटमी की बात है कि आपके ना रिस्ट के ऊपर यू हैव दीज रेटिनाकुलम्स, पीछे आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, आगे फ्रंट पे आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। उस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से आपकी मीडियन नर्व गुजरी होती है। तो जब उस पर प्रेशर्स पड़ते हैं, जब आपकी मीडियन नर्व दबती है, तो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे यू हैव दैट टिंगली सेंसेशंस। तो वो कौन सी है? आपका थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। ये आपका लेटरल वन थर्ड बनता है, ठीक है? थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, क्योंकि आपकी ये जो रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर तो पीछे हमने पढ़ी थी, वो तो अल्ना नर्व थी ना, सही है? तो ऑपोजिट जो रहेगी आपका लेटरल टू थर्ड, दैट इज द मीडियन नर्व। यहाँ पे आपको मसला होता है। शेक्स हिज एंड ऑफन, हाँ जब आप शेक करते हो यू फील बेटर क्लासिकली एट नाइट, नाइट को मसला होता है। इसी वजह से हम इनको कहते भी गए हैं कि जब आप इनको ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप उनको स्प्रिंट्स देते हो, और आपको यही आप उनको मशवरा देते हो कि आप रात को लगा के सो, ठीक है? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये बात जानना। आप किसी को स्प्रिंट दे रहे हो तो ये नहीं पता कि इफेक्टिव कब है। तो ठीक है, क्लासिकली एट नाइट तब आप इनको ज्यादा देना होता है, ताकि पूरी रात उनका रहता है स्ट्रेट रहे, ट्रिगर ना हो, तो दे फील बेटर। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होंगे पिंस एंड नीडल्स के अलावा? यू हैव वीकनेस ऑफ थंब एबडक्शन, याद रखें। अगेन अगर आपको थोड़ी एनाटमी याद आ रही है तो आपकी ना वो थिनार मसल्स होते हैं, कुछ हाइपोथिनार होते हैं। तो थिनार में आपके 3 मसल्स हैं, उनको ये मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है। सो मीडियन नर्व सेंसरी नर्व भी है और मोटर भी है। तो सेंसरी की तो आपको समझ आ गई कि आपकी थंब, इंडेक्स, मिडिल में मसाइल हो गए। तो मोटर में आपके ना थिनार्स जा रहे होते हैं, तो आपकी थंब एबडक्शन चली जाएगी। लेकिन हाइपोथिनार कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कौन सी नर्व है? वहां पे अल्नर नर्व है, ठीक है? आपकी थिनार एमिनेंस खत्म हो जाएगी। आप अपना पाम देखिए ना, तो आपको अंगूठे के पास जो बल्ज नजर आता है, दैट इज योर थिनार एमिनेंस। ऑपोजिट पे आपकी हाइपोथिनार है। तो इसके अंदर आपकी थिनार एमिनेंस गायब हो जाती है, फ्लैट हो जाता है, वेस्टिंग होती है ना मसल्स की, क्योंकि नर्व सप्लाई जो नहीं हो रहा होता। पर नॉट द हाइपोथिनार। वाई? द रैशनल ये है कि इस एरिया को अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। ये 2 बड़े फेमस टेस्ट हैं, टिनल टेस्ट और फैनल टेस्ट। ये आपने करना होता है, आप ना टैप करते हो, जो फ्लेक्सर टनक में जगह नहीं वहां पर टैप करोगे, टैप 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 टैप, तो आपकी दम से जहां पे आपकी नर्व की सप्लाई होती है वहां पे आपको टिंगलिंग शुरू हो जाएगी, पैरेस्थीसिया शुरू हो जाएंगे। और फेलन टेस्ट क्या है? वो होता है रिवर्स प्रेयर साइन। अपने दोनों ना जो हाथों की बैक से उनको जोड़ें, रिवर्स प्रेयर साइन उल्टा करके। सॉरी मेरे पास फिगर नहीं है कोई, लेट मी चेक आगे है कोई कि नहीं। नहीं, आगे भी नहीं है। सो आई शेयर दैट, या कि क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको वो करते हो, तो आपकी फ्लेक्शन होती है रिस्ट के ऊपर, आपको वहां पर होल्ड करना होता है फॉर 1 और 2 मिनट्स। तो एकदम से वापस जब उस तरह उस पोजिशन में रखते हो तो आप ये नर्व दबाव पड़ता है, तो यू विल हैव अगेन दैट पैरेस्थीसिया इन द नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। तो टिनल टेस्ट, फेलन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? ट्रीटमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम रिस्ट देते हैं एट नाइट, फिजियोथेरेपी वगैरह। इससे काम ना चले फिर हमारा कॉर्टिकोड इंजेक्शन होते हैं, फिर भी ना हो तो डीकम्प्रेशन। मैंने आपको जिक्र किया था कि वो फ्लेक्सर टेनाकुलम होता है, तो उसको वो काट देते हैं ताकि उसके ऊपर प्रेशर आना बंद हो जाए। सो डीकम्प्रेशन सर्जरीज होती हैं अगेन स्पेशलिटी डोमेन, ठीक है? सो कार्पल रिमेंबर, मीडियन नर्व की इम्पिंजमेंट हो रही है और आपकी जो नर्व डिस्ट्रीब्यूशन की टिंगलिंग है वो आपको पता होना चाहिए। थंब, इंडेक्स एंड ये सॉरी थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। सिनेरियो में जो आपका वैसे तो इडियोपैथिक होता है, लेकिन ज्यादातर ये फीमेल ओबीज या प्रेगनेंसी जरूर दे देते हैं। प्रेगनेंसी का सिनेरियो अक्सर आ रहा होता है, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है? तो ये क्लिंचेस आपने देखने हैं। अक्सर कभी हाइपोथायराइड भी दे देते हैं, हाइपोथायराइड हो गया, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, हार्ट फेलियर्स। और एक जो हमने फ्रैक्चर का जिक्र किया था लुनेट फ्रैक्चर, वेरी रेयर, पर इफ यू वांट टू रिमेंबर रिमेंबर दैट एज वेल। सो ऐसे कोई ना कोई क्लूज चल रहे होंगे, ये टिंगलिंग सेंसेशन चल रही होंगी, एंड यू हैव टू मेक द डायग्नोसिस, रिमेंबर टिनल एंड फेनल एज वेल, ठीक है? सो कार्पल टनल काफी एग्जाम फेवरेट है। अच्छा, डी क्विवरिन टीनोसाइनोवाइटिस, अब इसमें क्या हो रहा है? तो ये भी जो है ना, इसका जो क्लिंचर है ना इस वाले का, फीमेल देंगे कोई मिडिल एज या अर्ली इस तरह की एज में, और में रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं इसमें। अक्सर वो देते हैं कि सिम्टम्स स्टार्ट हुए आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे को उठाना होता है तो एक किसी खास पोजीशन बन रही होती है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं। या कभी कभी ना टाइपिंग, नई जॉब स्टार्ट की, तो उस नई टॉप जॉब में यू आर टाइपस, यू हैव टू टाइप अ लॉट बट दैट वाज न्यू, नए ट्रिगर्स हुए एंड यू विल हैव दीस टीनोसाइटोमाइटिस। बाकी मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि उसमें होता क्या है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के सिनेरियो में चीज़ें किस तरह आती हैं। कोई भी ऐसा नया काम, रिपीटेटिव काम जिसमें आपकी रिस्ट की और थंब की मूवमेंट हो रही होती है। तो जो ज़्यादा एग्जाम फेवरेट है वो है न्यू मदर लिफ्टिंग द किड, या कुछ सेक्रेटरी है, नई जॉब है, टाइपिस्ट है, इस तरह के सिनेरियोज आ रहे होते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर? अब ये दो आपकी टेंडेंस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये जो है ना आपकी, जहां भी पॉलिसिस का जिक्र आता है ना वो अंगूठा होता है, यो थंब, ठीक है? अगेन अ लॉट ऑफ एनाटमी इज गोइंग ऑन, तो अच्छा पुरानी अपनी मेमोरीज ताज़ा करें, नॉस्टैल्जिक हो जाए थोड़ा सा। सो पॉलिसिस इज ऑल अबाउट द थम्स। सो यू हैव द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस
एंड एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये आपके थंब के वो हैं टेंडन्स, इनमें आपका आइटस हो गया है, टीनोसाइनोवाइटिस है। सो दैट इन्फ्लेम एंड देन यू हैव दिस प्रॉब्लम। अगेन वही बात, फीमेल, मिडिल एज 30 to 40, पेन ऑन द रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट, ठीक है, रेडियल साइड, टेंडनेस ओवर द स्टाइलाइट प्रोसेस, वाई, बिकॉज यहाँ पे आके वो इंसर्ट हो रहे होते हैं। एबडक्शन ऑफ द थंब अगेंस्ट रेजिस्टेंस, आपको पेन होगी, और ये टिपिकल साइंस आपको वहां मिल रहे होते हैं सिनेरियो में। अच्छा पीछे जो हमने साइन किए थे दो कार्पल टनल में, वो कौन से थे एनीवन? दो कार्पल टनल के साइंस, थिनर टेस्ट एंड फैलन टेस्ट, राइट। और ये जो आपका डीक्विवरीन टीनोसाइनोवाइटिस है, यहाँ पे हम करते हैं फिनकेलिस्टीन टेस्ट। और ये इसमें क्या होता है कि जो आपका थंब है, एग्जाम में उसको, they pull the thumb of the patient in the ulnar deviation. Signs and filling signs. Yeah, excellent. Thank you so much. Perfect, perfect, beautiful. So that are the signs that we do for the carpal tunnel, right? Clinically important, exam important. Over here for the deep quivering tenosynovitis, this has been tested in the exam. ये टॉपिक एग्जाम में आ चुका है पहले। तो उसमें फिनकेलिस्टीन साइन है, उसमें क्या करते हैं, द एग्जामिनर पुल्स द थंब ऑफ द पेशेंट इन अल्नर डेविएशन, और ना लॉन्गिट्यूडल खींचते हैं, ट्रैक्शन देते हैं। व्हेन यू डू दैट, so in a patient with tenosynovitis, there will be pain over the radial styloid process. वहां पे आपको दर्द होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना, यहाँ से आपको टेंडनस भी है। So that's what is happening. So Finkelstein test, I don't know how to pronounce it, this one. So remember that test. This has been asked in the past. ठीक है? So typical scenario, middle age, repetitive movements, new mother, typist, new job, anything could be there. Look at those clinches, और किस तरह होगा, रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट पे दर्द है, ठीक है। और टेंडनेस कहाँ पे है, रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर, और थंब की पोजीशन क्या है, एबडक्शन। सो एबडक्शन, रेडियल स्टाइलॉइड, रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट। तो ये आपके चीजें हैं जो आपको डीक्विवरीन की तरफ लेके जाएंगे। अब इस पेशेंट में करना क्या है, यू गिव एनाल्जेसिक्स, स्टेरॉइड इंजेक्शंस इफ नीडेड, स्प्लिंट। अच्छा ये होता है, ये था थंब स्पाइका स्प्लिंट होता है स्पेशल, दिस इज कॉल्ड अ थंब स्प्लिंट और स्पाइका। दिस इज हाउ इट लुक्स, यू गिव देम। सो आपके यहाँ पे स्ट्रेच नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो आप जब उसको अल्नर डेविएशन पे रखोगे अक्रॉस द पाम, तो उसको दर्द होगी, क्योंकि स्ट्रैक्शन होगा तो उसको दर्द है। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स इज समटाइम्स रिक्वायर्ड, अगेन स्पेशलिटी वाला काम। हमारा जो काम है शुरू से तक एनाल्जेसिया तक ही है। एग्जाम में अगर कुछ पूछ भी लिया तो एनाल्जेसिया, स्टेरॉइड इंजेक्शन, या फिर आखिरी बात क्या होगी, इमोबिलाइजेशन विद थंब स्पाइका और थंब स्प्लिंट, ठीक है। सो डीक्विवरीन इज इंपॉर्टेंट। छोटा सा टॉपिक है लेकिन पसंद है उनको। सो अब ये क्या है जी, लोअर बैक पेन। सो लोअर बैक वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन इन हमारे डिपार्टमेंट्स में। लोअर बैक के साथ बहुत लोग आ रहे होते हैं, वेरी कॉमन प्रेजेंटेशंस। अच्छा, बिफोर आई गो टू लोअर बैक पेन, वैसे आपकी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि कुछ ना रेड फ्लैग्स होते हैं लोअर बैक पेन के। तो हमेशा एज अ फिजिशियन ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट दोज रेड फ्लैग्स। हर पेन को हमने मैकेनिकल पेन, छोटा मोटा पेन स्पैज समझ के नहीं करना। ऑलवेज ट्राई टू रूल आउट द रेड फ्लैग्स ऑफ अ लोअर बैक पेन, स्पेशली कब उसमें पूरी ना वो है 4-5 इसमें चीजें, पता नहीं एज लेस देन 20 मोर देन 50 था, कोई प्रीवियस हिस्ट्री प्रेगनेंसी है, हो सकता है मेट्स बन गए हों। नाइट पेन इज नॉट नॉर्मल, ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्टिगेट व्हाई द पेशेंट इज हैविंग नाइट पेन्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोअर बैक पेन। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, फ्रैक्चर रूल आउट करें। वेट लॉस है, कोई फीवर्स हैं, जो कि अक्सर अक्सर होता है ना, आईवी ड्रग अब्यूजर्स हो गए, तो उनके अंदर हो सकता है कि ऑस्टियोमाइटिस हो, डिस्काइटिस चल रहा हो, एब्सेस बन गई हो, सो यू नेवर नो। तो ये फीवर, वेट लॉस, फटीग, मलेज, इस तरह के सिम्टम्स अलॉन्ग विद ब्लैक पेन इज अ रेड फ्लैग, इन्वेस्टिगेट देम, ठीक है। सो इफ यू गूगल अप दीज रेड फ्लैग फॉर द लोअर बैक पेन, तो वो 4-5 चीजें और भी हैं। आई थिंक मैं 1-2 चीजें मिस भी कर रही हूँ, तो ये पूरा आपका आ जाता है। एज अ गुड फिजिशियन वी शुड नो दिस। तो आपकी डिपार्टमेंट में आपकी क्लिनिक में कोई लोअर बैक के साथ आता है, तो आपने इंटेंशनली इन चीज़ों को पहले रूल आउट करना है। व्हेन दैट इज आउट, यू आर सेफ नाउ, फिर आप कुछ भी करें, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी ए सेफ फिजिशियन। तो वो बात होगी। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रोलैप्स डिस्क की। उसमें आपका L3 नोड कंप्रेशन है, L4 है, L5 और S1 है, ये 4 सिनेरियोज हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि किसके अंदर कहाँ पे सेंसेशन खराब हो रही है और कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये बेसिकली आपने याद रखना है। तो L3 L4 दोनों के अंदर आपका फेमरल स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव होता है, L5 और S1 में आपका
sciatic nerve stretch test पॉजिटिव होता है. Has anyone performed these tests in the clinics on the wards? Femoral stretch या ये sciatic stretch? अच्छा, तो इसमें होता क्या है, जो आपका फेमरल स्ट्रेच टेस्ट, उस पे आपने पेशेंट को बिठाना कैसे, और ना आप इसको करेंगे ना, वो यूट्यूब पे ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी गुड वीडियोस, यू कैन इवन गूगल ओवर देयर एज वेल फॉर द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज. तो आपने पेशेंट को उल्टा लटाना होता है, प्रोन फेस डाउन. ठीक है, उल्टा लटाया, फिर आपने क्या करना है कि पैसिवली ना फ्लेक्स करना है नी को एट 90 डिग्रीज, एंड देन आपने फिर एक्सटेंड करना है हिप को. समझ आ रही है? पेशेंट उल्टा लटाया, प्रोन फेस डाउन, फिर आपने पैसिवली फ्लेक्स किया नी को एट 90s, और फिर आपने जेंटली एक्सटेंड किया हिप को. जब आप ऐसा करोगे तो पेन उसको रेडिएट होगी इंटीरियर थाई में. ठीक है, सो दैट सजेस्ट अ फेमरल नर्व स्ट्रेच, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जो उसकी रूल वेरीज में ऐसे L2 L3 L4 होती है. सो यू विल हैव पेन, दैट इज कॉल्ड फेमरल स्ट्रेच टेस्ट. वो अगर पॉजिटिव हुआ इसका मतलब है या तो L3 इन्वॉल्व है या फिर L4 इन्वॉल्व है. अब इनको फर्क कैसे करना है कि L3 में आपकी सेंसेशंस कहाँ खराब हो रही हैं? लॉस ओवर द एंटीरियर थाई. ठीक है, और L4 की, इसमें क्या हो रहा है, सेंसरी लॉस है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी एंड द मीडियल मेलियोलस. तो ये फर्क हो जाएगा. ठीक है, नी रिफ्लेक्स दोनों के खराब है. समझ आ रही है? तो L3 कंप्रेशन, L4 कंप्रेशन, दोनों में आपका फेमरल स्ट्रेच टेस्ट खराब पॉजिटिव आएगा. दोनों में आपकी रिड्यूस फ्लेक्स, सॉरी नी रिफ्लेक्सेस है, लेकिन फर्क क्या है सेंसेशंस का एरिया वाइज. ऊपर में एंटीरियर थाई है, यहाँ पे नी और मीडियल मेलियोलस आ रही है. क्लियर? So this is how you do your femoral stretch test. And what about the sciatic ones? अब उसमें पेशेंट अपने सीधा लटाना होता है. पेशेंट इज लाइंग supine on the back. ठीक है, एंड यू रेज द स्ट्रेट, वो होता है ना स्ट्रेट लेग टेस्ट, SLR बोलते हैं शायद शॉर्ट फॉर्म, बस वही समझे. नी एक्सटेंड है, तो आपने उसको ऐसे से ऊपर करना होता है. जब आप ऊपर कर रहे होते हो टांग को, जब एक्सटेंड कर रहे होते हो, तो क्या होता है, sciatic आपकी स्ट्रेच होती है, और इसका जो पेन रिलेशन है वो बैक पे फील होता है. तो ये भी फर्क है. ऊपर जब करेगी तो आपको एंटीरियर थाई में पेन फील होती है. जब आपका sciatic नर्व स्ट्रेच होती है तो आपको पीछे दर्द होती है, और ये पूछा नीचे तक जाती है. ये पीछे थाई में काफ से होते हुए नीचे तक जा रही होती है ना, पूरी आपकी अच्छी से इसे क्रंच सी जाती है दर्द, दर्द की. दिस इज हाउ यू फील इट. वो पेशेंट बताता भी ऐसे, कैसे ऐसा लगता है करंट दो रहा है नीचे, रेडिकुलर पेन है ना. सो पोस्टीरियर थाई काफ फुट तक आपको दर्द आती है, जहां पे भी आपकी sciatic डिस्ट्रीब्यूशन है. दिस इज हाउ यू डू योर स्ट्रेच टेस्ट sciatic एंड द स्ट्रेच टेस्ट फॉर द फेमरल नर्व्स. और इसमें फर्क क्या है, इसमें आपकी सेंसेशंस कहाँ खराब है L5 में? सेंसरी लॉस डॉर्सम ऑफ द फुट, और यहाँ पे सेंसरी लॉस पोस्टरलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट. तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, क्लियर? गुड. एनी प्रॉब्लम फ्रॉम हेयर? फेमरल टेस्ट हेयर, sciatic nerve हेयर. अगर स्पेसिफिक एक नर्व की रूट इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर सिर्फ वो सिर्फ L5 जा रही है, तो आपकी सेंसरी लॉस होगा डॉर्सम ऑफ द फुट. और एस वो आपको डर्माटोम याद रखने. इफ यू रिमेंबर योर डर्माटोम्स वेल, तो हर नर्व का अपना अपना वो होता है, तो उससे भी आप पिक कर सकते हो. तो S1 का कहाँ पे है? लॉस, सेंसरी लॉस पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट. ठीक. एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम हेयर? Rasan, L5 to S1 isn't same. I did not get the question. If you have a single nerve रूट कंप्रेशन, तो ये हम उसको डिफ्रेंशिएट करें. L5 का डिफरेंट है S1. अगर आप sciatic नर्व की पूरी बात करें, तो उस पर तो बहुत लंबा है उसका, उस पर तो 4-5 रूट नर्व है ना, फॉर द होल sciatic नर्व. ठीक है, तो स्पेसिफिक वन नर्व रूट कंप्रेशन है, तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे ना. रिमेंबर द डर्मेटोम डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल. या दैट वाज द sciatic नर्व, लंबा पूरा. बिल्कुल बिल्कुल. गुड. ठीक है, the whole one is that, but sometimes you can have a single nerve compression as well at the vertebral level. प्रलैप्स जिसकी बात हो रही है. ठीक है, गुड गुड. तो रूट क्वेरी सबकी है ना, तो सबके अंदर आपकी एक ही टेस्ट में आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो ट्राई टू प्रैक्टिस डूइंग दीज फेमरल स्ट्रेच टेस्ट एंड sciatic स्ट्रेच टेस्ट. तो उससे भी आपका क्लिनिकली अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह. गुड गुड. लेट्स मूव. ओके, लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके ना जो सेंट्रल कनाल होती है नैरो. ठीक है, जो आपकी स्पाइनल खनाल है, उसकी नैरोइंग हो रही है. और वो किसी भी वजह से हो सकती है, कोई भी मैकेनिकल कंप्रेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की.
It could be because of a tumor, disc prolapse, any other degenerative changes. मसला ये है कि बस आपकी सॉरी स्पाइनल कैनाल नैरो हो रही होती है। अब इसमें जो फर्क वाली बात है वो यहाँ पे मैंने लिखा भी लाल रंग से था, ताकि इसको हम फर्क कर सकें कि न्यूरोपैथिक पेन्स एंड सिमिलर मिमिक क्लॉडिकेशन, बट व्हाट इज द डिफरेंट, इसमें पोजिशनल होता है। सो लंबर स्टेनोसिस पेन इज पोजिशनल, दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द क्लॉडिकेशन पार्ट। तो ये पोजिशनल होता है, सिटिंग पे यू फील बेटर देन स्टैंडिंग। और ये भी बहुत मजे की बात थी, द पेशेंट में फाइंड इट इजियर टू वॉक अप हिल rather देन डाउन हिल। तो अप हिल जाने में उनको आसानी हो रही होती है एज कम्पेयर टू द गोइंग डाउन हिल। वाई? बिकॉज ऑफ द पोजिशन, व्हेन दे बेड दे फील बेटर। ठीक है, तो बेंडिंग में इनको अच्छा फील हो रहा होता है। So if you have to remember the main features that help to differentiate between true claudication and this, to remember positional element of the pain. So the positional element pain will be pointing towards lumbar spinal stenosis. That is the important part. इसमें दर्द कैसा होता है कि आपको ना पेन रेडिएट करेगी नीचे बटक से होते हुए थाइज और लेग्स में जाती है। कभी और ना इवन आपको बायलेटरल भी हो सकता है। यू कैन हैव इवन द यूनिलेटरल वन, पर कॉमनली आपको बायलेटरल फील होता है। ऐसा वो पेशेंट कहेगा ऐसे क्रैम्प्स पड़ते हैं, कुछ बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, इस तरह वो डिस्क्राइब कर रहा होता है इस पेन को। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे इनके अंदर। ठीक है, और पोजिशनल वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पार्ट। सिटिंग मेक्स इट बेटर एज कंपेयर टू स्टैंडिंग। एंड हाउ डू वी डायग्नोज? वेरी इंपॉर्टेंट, MRI स्कैन। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट, यस पास्ट रिकॉल है। सो MRI क्या है? इसकी बेस्ट मोडेलिटी है टू डेमोन्स्ट्रेट द कैनाल नैरोइंग। अब ट्रीटमेंट में क्या है? यू हैव नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जरी। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होंगे? वही एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपीज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लें, जी वेट अच्छा कर लें, एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस करें, दैट इज ऑल योर नॉन फार्माकोलॉजिकल वंस। And what do you do the pharmacological ones? Again, it's analgesics. You give NSAIDs, you try paracetamols. अच्छा, इसमें अगर आपके oral वो ना चले anesthetics, sorry not anesthetics, analgesics, तो आप दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ना एपिड्यूरल स्टेरॉइड्स लगाते हो। Again, not us specialty ones, but just for your information, कि you can do epidural steroid injection। उससे आपका पेन बड़ा अच्छा रिलीफ होता है। वहां पे जब इन्फ्लेमेशन वगैरह कम होती है तो इट हेल्प्स, लेकिन ये तब करना है कि आपके ऑरल मेडिकेशन नहीं काम करे तब। ठीक है, और चूंकि हमने इसमें न्यूरोपैथिक पेन की बात की थी, जहां पे न्यूरोपैथिक की पेन की बात होती है वहां पे भी नो गैबलेंस, प्रीगैबलेंस वो वाले आ जाते हैं मिसाइल। ठीक है, दे कैन हेल्प। सर्जरीज अगेन रेफरल, वो लेमनेक्टमीज और इस तरह की जो कंप्रेशन वाली चीजें होती हैं उनको खत्म करना होता है। ठीक है, सो लेमनेक्टमीज वगैरह कर रहे होते हैं, और बाकी एक दो पोजीशन और भी थे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अगेन वो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछेगा सर्जरीज। दैट इज स्पेशलिटी डोमेन। फॉर अस, रिमेंबर द डायग्नोसिस। पोजिशनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिटिंग मेक्स इट बेटर। ठीक है, MRI is the choice of a treatment. Pharmacological oral analgesics, if it doesn't work, if all the oral medications are stopped working, resistant, then we do a epidural steroid injection. So remember that. Neuropathic pain शायद पूछ ले तो remember the gabalin and pregabalin, but that's it. Surgical बस आपको पता होना चाहिए कि जब कुछ ना करे तो हमने रेफर करना है for surgeries. Surgeries कोई पूछता नहीं है। Okay, very very exam favorite comes the seronegative spondyloarthropathies. ठीक है, अब इसमें क्या चल रहा है? इसमें असल में 4 बीमारियां आती हैं: एनकाइलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, रीटर्स एंड एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस। ये 4 चीजें जो है ना आपकी इस मोटी वाली कैटेगरी के अंदर आती हैं, और इन सब के अंदर होता क्या है? RF एंड NT-CCP नेगेटिव होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। They are all HLA-B27 positive. This is very exam favorite. This has been asked many times. HLA बहुत पसंद है इनको। ठीक है, एक्सियल इन्वॉल्वमेंट होती है स्पेशली आपके सेक्रोइलिक जॉइंट स्पाइन की। एंथेसाइटिस क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे आपके ना लिगामेंट्स और टेंडन्स बॉइंट पे जुड़ते हैं ना जाके, उस अटैचमेंट पे आपको इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एंथेसाइटिस। देन वी हैव डेक्टिलाइटिस, ये आपकी सॉसेज फिंगर्स, उंगलियां सूज जाती हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स हो सकते हैं इसमें यूवेइटिस, सोरियासिस, IBT, यूरेथ्राइटिस और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स। ये आपके हैं सीरोनेगेटिव स्पॉन्डल आर्थ्रोपैथीज या सो। इसमें से लाजमी सवाल आना है इन चारों में से, स्पेशली एनकाइलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस बड़ा पसंद है इनको, वेरी RCP फेवरेट, MRCP टाइप, तो ये अक्सर पूछते होते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या है? ये स्पॉन्ड जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टिब्री को बोलते हैं। सो एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टिब्री इज कॉल्ड स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, गुड।
ओके, हमने बात की थी कि इसके अंदर 4 हमारी बीमारियां आ रही हैं। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वेरी एग्जाम फेवरेट। टिपिकल सिनेरियो उसमें आता होता है कौन सा जी? यंग मैन। यंग मैन बहुत टिपिकल सिनेरियो होता है। यंग मैन आएगा, प्रेजेंट्स विद लोअर बैक पेन, स्टिफनेस, इंसिडियस ऑनसेट, लंबी हिस्ट्री होती है। एक्चुअली B27 की हमने बात ऑलरेडी कर ली थी। 15 to 40 years, यंग मैन एंड कॉमन इन मैन। टिपिकल ये आता होता है। रिमेंबर, कोई भी बैक पेन का सिनेरियो इसमें यंग मैन है, बस सोचे कि यही होगा, यही उनको पसंद है, दे लव टू गिव दिस वन। ठीक है। और इसमें ना नॉर्मली किस होता है कि स्टिफनेस होती है जो कि वर्स होती है इन द मॉर्निंग। ठीक है, विद एक्सरसाइज यू फील बेटर, ये भी एक क्लिंच हो सकता है। या दे कैन गिव यू कि पेशेंट को पेन है एट नाइट बट इट इंप्रूव्स व्हेन दे गेट अप। तो ये 2-3 क्लिंचेस याद रखने की कि पेन प्रेजेंट कैसे करता है। सो क्या है, रिपीट करते हैं। सो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यंग मैन प्रेजेंटिंग विद लोअर बैक पेन, स्टिफनेस, क्रॉनिक हिस्ट्री होती है, इंसिडियस हिस्ट्री होती है, कब से चल रहा होगा, एक्यूट हिस्ट्री नहीं होगी 2 दिन की, ऐसा नहीं होगा, लंबी हिस्ट्री होगी। ठीक है, पहली बात। सेकेंडली, स्टिफनेस कब होती है? इट्स वर्स इन द मॉर्निंग विच गेट्स बेटर व्हेन यू एक्सरसाइज। और कभी कभी व्हेन दे आर फ्लाइंग फ्लैट ऑन द बेड दे विल हैव पेन्स बट यू गेट अप, यू फील बेटर। दिस इज हाउ द पेशेंट विल प्रेजेंट, दैट इज द हिस्ट्री। एंड व्हाट विल यू हैव ऑन एग्जामिनेशन? ये 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस लेटरल फ्लेक्शन भी कम है और फॉरवर्ड फ्लेक्शन भी कम है। अब फॉरवर्ड फ्लेक्शन के लिए एक टेस्ट होता है, शॉबर्स टेस्ट। इसमें आपने क्या करना होता है, पहले आपने पीछे बैक के 2 डिंपल्स ढूंढने हैं। ठीक है, लाइन लगानी है 10 सेंटीमीटर अबव एंड 5 सेंटीमीटर बिलो द डिम्पल्स। फिर आप फॉरवर्ड बेंड करते हो तो लाइन को ना मूव करना चाहिए 5 सेंटीमीटर अपार्ट, पर इसमें कम होता है। ठीक है, रिड्यूस फॉरवर्ड फ्लेक्शन है ना, जुड़ना शुरू हो जाती चीजें, तो इट विल बी लेस देन 5 सेंटीमीटर, नॉर्मली इट विल बी मोर देन 5 सेंटीमीटर। दैट इज कॉल्ड शॉबर टेस्ट। अगेन ये जितने भी टेस्ट है ना, इट आप देख लेंगे ना, आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये जो टेस्ट होते हैं ना, इनको आप पढ़ने से बेहतर दफा विजुअली देख लें। सही है, तो पढ़ते हुए आपको समझ आता है कि क्या चल रहा है, बड़ा फैंसी लग रहा होता है, बट द मिनट यू सी इट, इट विल बी सो क्लियर एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ। तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो ट्राई टू वो जितने भी हमने पीछे देखे थे, फिल्किन-तीस टेस्ट हो गया, टेनल्स हो गया, फेनल हो गया, ये शॉबर्स हो गया, फेमल स्ट्रेच, द अदर वन वाज द शैटिक स्ट्रेच, ऑल दीज वीडियोस आई नो इट्स बहुत एग्जाम वो नहीं है, नाम पता होना चाहिए, पर अगेन एज अ क्लिनिशियन, पेशेंट तो आपके पास आ रहे होते हैं, तो अगर आप लोग 5-5 मिनट की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, वो देख लेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। तो ये शॉबर टेस्ट होता है इसके अंदर। और रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना आपकी वो फाइब्रोसिस, एपिकल ना लंग्स की फाइब्रोसिस होती है, तो आपकी चेस्ट एक्सपेंशन भी कम हो जाती है। सो रिमेंबर, रिड्यूस लेटरल फ्लेक्शन एंड रिड्यूस फॉरवर्ड फ्लेक्शंस। अच्छा, क्योंकि हमने पीछे याद है बात की थी, इसमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जॉइंट्स के अलावा के मसाइल। अब वो क्या है? एज, अ लॉट ऑफ एज इज हैपनिंग इन एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। सो ए से एपिकल फाइब्रोसिस, एंटीरियोवियाटिस, एयोर्टिक रिगर्ज, ये वाला बहुत पसंद है इनको, एयोर्टिक रिगर्ज पूछना। Achilles tendonitis, AV node block, they love to ask this one as well, and amyloidosis। तो जो हार्ट वाले मसाइल है ना एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के, ये पहले भी आ चुका है। तो aortic regurgitation and heart blocks, remember these two। ये सारे याद रखें क्योंकि एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस ना बहुत आ चुका है, हर एग्जाम में ये जरूर एक सवाल इसका होता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लें। ठीक है, क्लियर, गुड। अच्छा जी, एक्सरे। अच्छा, आई ट्राई टू शेयर एक्सरे वाली टेबल्स बिकॉज इसमें जितनी बीमारियां ना, ये हो गया, आगे हमने पढ़ना है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोरियासिस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबकी ना एक स्पेसिफिक एक्सरे फाइंडिंग्स है। आई ट्राई टू शेयर दैट टेबल विद यू गाइस सो दैट यू कैन हैव दैट फॉर क्विक रिविजन्स। अब इसमें क्या हो रहा है? Plain X-ray of the sacroiliac joint are the most useful investigation in establishing the diagnosis। उसमें आपको मिलेगा क्या? Sacroiliitis, वही sacrum और ilium जहां जुड़ता है, उस जॉइंट की बात हो रही है। सबकॉन्ड्रल, सबकॉन्ड्रल का मतलब क्या होता है? beneath the cartilage। ठीक है, सब नीचे, कॉन्ड्रल कार्टिलेज, तो उसके नीचे आपको ये रोजेस मिलेंगी। यू हैव सिक्लेरोसिस, और सिक्लेरोसिस हमेशा एक्सरे में आपको बहुत व्हाइटिश सा एरिया नजर आ रहा होता है। स्क्वेरिंग, आपकी लंबर वर्टिब्रल स्क्वायर हो जाती है। बैम्बू स्पाइन, ये मैंने फिगर आप लोगों को लाई थी, स्पेशली हैव यू सीन अ बैम्बू इन रियल लाइफ? अगर आपने वो देखा है तो फिर ये आपको इजी हो जाएगा, इफ यू हैव सीन अ बैम्बू। इफ नॉट, गूगल इट, गूगल इज आवर study partner as well, helps a lot। This bamboo spine is very common, again it is late stages but something seen in our एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स। सिंडेस्मोफाइट्स, अब इसमें क्या हो रहा होता है? ये बेसिकली ना आपकी बोनी ग्रोथ शुरू हो जाती है लिगामेंट्स के अंदर ही, और बाहर जो आपका एनलस फाइबर उसे चिपक जाता है, मतलब वो बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। अब समझिए कि फ्यूजन हो जाती हैं वर्टिब्रेस की, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव, दैट्स व्हाई यू हैव दिस बैड स्टिफनेस एंड ऑल। तो सिंडेस्मोफाइट्स ड्यू टू ऑसिफिकेशन ऑफ द आउटर फाइबर्स ऑफ द एनलस फाइब्रोसिस।
ठीक है, चेस्ट एक्सरे में, और भी हमने बात की थी कि एपिकल फाइबर तो आपको एक्सरे में मिलेगा लंग वाला। लेकिन एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिक जो आपके आर्टिकुलर फीचर्स हैं वो आपके 4 हैं: sacroiliitis, squaring, bamboo and syndesmosis. Fight, sorry. Specific to all of these, specific for your एनकाइटिस पार्लर। हाँ, अब इन्फ्लेमेटरी मार्कर वो ईएसआर सीआरपी तो टिपिकली रेज होते हैं, कभी कभी नॉर्मल होते हैं। आप ये मत समझिए कि आपका सीआरपी ईएसआर नॉर्मल तो आपका डिजीज एक्सक्लूड कर दे, नहीं। किसी में बड़े होंगे, किसी में नॉर्मल भी हो सकते हैं, सो दैट इज नॉट द एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया, इट जस्ट एड्स। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। हाँ, अगर आमतौर पे तो एक्सरे में आपको सब नजर आ जाता है, यहाँ लिखा है ना मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन एक्सरेज, पर अगर नहीं हुआ तो, लेकिन तो आपको फिर भी सस्पेशन है तो यू कैन डू एमआरआईज इन दैट सिनेरियो। अदरवाइज हमारे एग्जाम के लिए ना एमआरसीपी 1 के लिए एक्सरेज इज द आंसर। बहुत रेयरली वो पूछते हैं, अगर इस पे भी आपको ना मिले और हो जाए तो आप एक्सरेज को, सॉरी, एमआरआई पे जाओगे, लेकिन दैट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, गुड। अब इसमें करना क्या, एनकरेज रेगुलर एक्सरसाइजेस, ठीक है, लाइक स्विमिंग एंड ऑल। ये आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ चुका है। उसमें आंसर ये था कि आपने ये रोकना नहीं है एक्सरसाइज, आपको उनको इनकरेज करनी है। यू नेवर डू देम बेड रेस्ट लॉन्ग, कुछ नहीं करना, नो नेवर, इट विल वर्सन थिंग्स। सो यू हैव टू टेल देम टू डू एक्सरसाइजेस एज मच एज पॉसिबल, जो जितना वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एनसेट्स आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो जो डिमांड्स है ना जो हम देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, लोग अक्सर ना उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, तो आपने इसको मिक्स नहीं करना। तो डिमार्ट्स जो हैं, जो आपके ड्रग मॉडिफाइड वो हैं, वो ना और बीमारियों के लिए, बता आर्थराइटिस एंड ऑल। यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन ऑरल मेडिकेशन इज एनसेड्स। ठीक है, फिजियोथेरेपी करनी है, और डिमार्ट भी अपने कब यूज करने हैं, उसमें भी सिर्फ सल्फासेलाजीन अगर आपकी प्रीफरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, ये भी आप देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इस पे कंफ्यूजन हो चुकी है पहले भी, तो पीपल सेट द रॉन्ग आंसर। सो इंपॉर्टेंट, मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फर्स्ट लाइन एनसेड्स है। फिजियोथेरेपी आपने रेफर करना है, एक्सरसाइज करते रहें। अगर डिमांड की कोई जिक्र होता भी है, वो उसमें भी आपने सिर्फ सल्फासेलाजीन देनी है, वो भी रेयरली, कभी कभी, तब अगर आपकी प्रीफरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तब, अदरवाइज नहीं। तो डिमांड से ज्यादा अब जो रिसर्च हो रही है उसमें आपके एंटी टीएनएफ्स हैं, should be given to patient with persistently high disease activity despite the conventional treatment. So these are the conventional treatments. फिर भी काम ना बने तो देन आपके एंटी टीएनएफ्स आते हैं। ठीक है, बस रिमेंबर दैट वन। सो एनकार्डस स्पॉन्डिलाइटिस पे याद रखें, NSAIDs, first line treatment, DMARDs only if you have peripheral joint involvement, and then सबसे अगर कुछ ना बन पड़ा तो एंटी टीएनएफ ड्रग्स, खत्म कहानी। एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी साथ चलती रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। रिमेंबर द इंपॉर्टेंट यंग मेल वाली बात, ठीक, दैट इज अ क्लिंचर। क्लियर? Before I move ahead to psoriatic and arthropathies. गुड, ठीक है, तो सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, इसमें क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल पॉली, अच्छा इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, किसी में सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, किसी में सिर्फ आपकी कमर वाली हड्डियां हैं, किसी में डिस्टल है, तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन सबसे कॉमन क्या है, सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है, तो इन सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी व्हाट इज हैपनिंग, अगेन ऑटोइम्यून है, सीरोनेगेटिव है, स्पॉन्डिलाइटिस हमने जिक्र पहले किया था, और जो कि इसमें नाम है तो सोरियासिस के साथ एसोसिएटेड है। एक्चुअली B24 या 27 था, एक्चुअली B27, या सो वो सबके साथ तो है ही है ना एसोसिएटेड, या वेरी गुड। तो एक्चुअली B27 को बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है इनको, 100% में सवाल आता होता है, तो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, सबसे कॉमन टाइप क्या है आपकी, सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। देन यू हैव एसिमेट्रिकल वंस, यू हैव सैक्रोइलिटिस, इवन दो कि ये 10% है, लेकिन डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, ये भी सवाल आपको 5 मिनट में पूछेंगे वो आपसे, तो उसको याद रखिएगा, इसमें डिस्टल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ बीमारी में आपकी प्रॉक्सिमल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बीमारी में आपकी कार्पो मेटाकार्पल की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस लिहाज से आपको पता होना चाहिए कौन से जॉइंट्स किस में ज्यादातर आ रहे होते हैं। इवन इट्स नॉट दैट कॉमन, सिमेट्रिकल वाला ज्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी आपसे पूछे स्पेसिफिक प्रॉक्सिमल है, कार्पो मेटाकार्पल है, कौन से इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं इस कंडीशन में, तो आप याद रखना कि वो डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स हैं। आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, इसमें ना ऐसी टेलीस्कोपिंग फिंगर्स हो जाती हैं, सूजी भी आपको नजर आएगी, दीज आर द टेलीस्कोपिंग फिंगर्स। सोरियाटिक्स के लिए तो होंगे ही होंगे, नाम में जो है। फिर आर्टिकुलर डिजीजेस में क्या है, वही एंथेसाइटिस, जहाँ पे आपकी इंसर्शंस होती हैं टेंडर्स की, वो कॉमन आपकी एक्लीज टेंडन्स हैं, पामर फिशाइटिस, टीनोसिनोवाइटिस, अगेन हाथों वाले, डेक्टिलाइटिस, आपकी उंगलियां सूज जाती हैं ऑल,
नेल चेंजेस वेरी कॉमन। सोरियाटिक आर्थ्रोपेडिक्स में हो नहीं सकता कि सिनेरियो में नेल चेंजेस ना हो, बहुत पसंद है इनको। ठीक है, उसमें जॉइंट और वॉल में देंगे, स्किन भी देंगे, सारा कुछ देंगे, और ये नाखूनों की चेंजेस जरूर देते हैं। तो नेल चेंजेस दे लव टू गिव इन द सिनेरियो, ये आपका क्लिंचर है। कोई भी जॉइंट्स का मसला हो और साथ में उन्होंने नेल चेंज दिए हुए हैं, फौरन आपने क्या सोचना है, सोरियाटिक आर्थ्रोपेडिक्स। ठीक है, हो सकता है कि आपको सोरेसिस ना दे। अब ये भी मजे की बात है, लाजमी नहीं होता कि सबके अंदर ही सोरेसिस हो स्किन वाले। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, वी थिंक कि स्किन वाली लीजेस आपको सब में मिलेंगी, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। क्लिनिकली बात है कि कुछ में होंगी, कुछ में नहीं होंगे। पर समहाउ जो एग्जाम वाली है ना, जो एमआरसीपी की बात है, तो उस एग्जाम सिनेरियो में वो नेल चिन्ह को देना बड़ा ही पसंद है। तो रिमेंबर दैट क्लू एज वेल। ठीक है, इट कुड बी पिथिंग, इट कुड बी एनिकलाइसिस, एनीथिंग। सी, अब इसमें करना क्या है, इसमें हमने ये करना है, एक्सरे किया अब हमने इसके अंदर। सो यू हैव इरोजन्स और न्यू बोन फॉर्मेशन, दो चीजें चल रही हैं। जो ऑलरेडी बोन है वो तो खराब हो ही रही है, न्यू बोन फॉर्मेशन भी हो रही है। ठीक है, और इस पे जो पेंसिल इन अ कप जो है टिपिकल है इसके लिए। ठीक है, सो पेंसिल इन अ कप पेरेंट्स, इवेंट्स इन एडवांस डिजीज। पर कुछ चीजें बस एग्जाम फेवरेट होती है क्योंकि वो एक खास बीमारी से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, सो पेंसिल इन अ कप, रिमेंबर ओवर है। मैनेजमेंट हमारी जिंदगी आसान है, वी हैव टू रेफर फॉर द रेमेटोलॉजिस्ट आगे। ठीक है, लेकिन कुछ एक चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी हमें याद करनी पड़ेंगी। सो माइल्ड प्रीफल आर्थराइटिस एंड माइल्ड एक्सिल डिजीज में एनसाइड्स अलोन, मॉडरेट टू सीवियर में आपकी मिथोट्रेक्सेट, रिमेंबर दिस वन। सो पीछे एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में नो रोल ऑफ मिथोट्रेक्सेट, राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस बिट, ताकि चीजें वो मिक्स ना हो सकें। गुड, सो ओवर हेयर मिथोट्रेक्सेट। देन वी हैव बायोलॉजिक्स में भी रिक्वायर्ड। अच्छा हाँ, अगर बहुत ही रेजिस्टेंट और एक्सटेंसिव डिजीज है, मेरे पास दो ऑप्शन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की और ऑरल फॉस्फोराइज फोर इनहिबिटर की। ये जो सवाल है, ये चीज़ जो पास्ट रिकॉल, ये एग्जाम में आ चुका है। उसमें एग्जाम में सिनेरियो ये था कि उन्होंने पूरा सिरेसिस का दिया हुआ था, और बताया था कि एनसिड्स भी दे दिए, मिथोट्रेक्सेट भी दे दिए। अब हमने उसको अप्रैल मास में स्टार्ट किया है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बाकी उन्होंने ढेर सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए थे, एंटी टीएनएफ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये पीडीई फोर, ये। तो आंसर वाज पीडीई फोर इनहिबिटर। तो अप्रैली मैथ्स का सवाल पास्ट रिकॉल में, आई थिंक 2025 जो पिछला वो गुजरा था ना, मई वाला शायद या जैन वाला, इसी में से किसी में आया था, इसी साल का रिकॉल है ये वाला, दिस वन। This is important. Remember this one. So let's recap the treatment. Number one, NSAIDs alone. If you have mild to axial disease, moderate to severe में हमने methotrexate दे दिया है, फिर भी काम ना बन पा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का और ऑरल फॉस्फोराइज टाइप 4 इनहिबिटर्स का। उसमें भी एपिलेटरी मास उनको बहुत पसंद है, ये वो पहले पूछ चुके हैं। इसमें जो मैब्स हैं ये आप देख लीजिएगा, आई कैन नॉट प्रोनाउंसिएट देम एट ऑल, तो यू हैव टू प्रोनाउंसिएट देम ऑन योर ओन, दीज ट्रिकी वंस, दीज फैंसी नेम्स। पर अंदाजा होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सोरियाटिक आर्थ्रोपेडीज। पर अगेन एप्रिलेमास्ट को जरूर याद रखें, इसको रेड में अपने नोट्स में लिख लें, दिस हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट। प्रोनोसिस इज जनरली बेटर एज कंपेयर टू आरए। क्लियर, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जितने भी हमारी सबकी सब बीमारियां हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ये सब सीरो नेगेटिव हैं। तो आरएफ भी नेगेटिव होगा, एनटीसीसीपी भी नेगेटिव होगा, चलिए बी सब में पॉजिटिव होगा। लेकिन हम एक्चुअली B424 का टेस्ट कराते नहीं 27 का, सॉरी, क्योंकि वो तो 4 बीमारी में पॉजिटिव हो सकता है ना। इट्स नॉट स्पेसिफिक, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दे विल बी पॉजिटिव, बट इन ऑर्डर टू डायग्नोज अ स्पेसिफिक डिजीज यू डोंट हैव टू डू द टेस्ट, क्योंकि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा, वो तो 4 बीमारियां पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इसलिए वो टेस्ट कराना नहीं है अपने क्लिनिक की, आप पेशेंट कराना शुरू कर दें, वो नहीं कराना आपने। ओके, एनी हाउ, ये मैंने पास्ट टेस्ट से लिया था, ये इंटरेस्टिंग था लगा मुझे, अगेन क्लिनिकली, कि सोराइसिस, इसमें से कोई भी अगर आपके मोर देन 3 हो ना, तो आप डायग्नोसिस बना लेते हो सोरियाटिक आर्थराइटिस का। तो सोराइसिस और फैमिली हिस्ट्री 2 पॉइंट्स, टिपिकल सोरियाटिक नेल डिस्ट्रॉफी जो मैंने बात की थी 1 पॉइंट, नेगेटिव रूट फैक्टर 1 पॉइंट, डेक्टिलाइटिस जो सूज जाती है उंगलियां 1 पॉइंट। और अगर आपको रेडियोलॉजिकल कोई मिलती है एविडेंस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि पुरानी बोन्स खराब भी हो रही है, न्यू बोन्स बन भी रही होती हैं, तो दैट इज 1 पॉइंट। तो if a score of more than 3 आपको मिल जाता है with inflammatory arthritis or spondylitis, this confirms the diagnosis of psoriatic arthritis. You can take a screenshot from here because ये आपके ना पास मेडिसिन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो something interesting clinically relevant as well. Great. Then we have the reactive arthritis, again part of those seronegative joint problems. अब इसमें क्या है, इसका ना पुराना नाम हुआ करता था, लेट मी रीथिंक, वो भी आर से शुरू होता था, रीटस, दैट वाज द ओल्ड नेम फॉर दिस रिएक्टिव आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम सुना होगा।
ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ना 3 तरह के ट्रायड होती हैं। इसमें आपका यूरेथ्राइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है और आर्थराइटिस है। बहुत फेमस हुआ करता था, आई कांट सी, कांट पी, कांट क्लाइम अ ट्री। ठीक है, यूरेथ्राइटिस भी, आर्थराइटिस भी और कंजक्टिवाइटिस भी। तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इट्स वेरी बड़ा फेमस हुआ करता था निमोनिक, था क्या, अभी भी है। सो रिएक्टिव आर्थराइटिस डिफाइंड एज आर्थराइटिस डेवलप फॉलोइंग इन्फेक्शन, लेकिन आपको ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। ठीक है, यू हैव एन इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट where the organism cannot be recovered from the joint. Very important clinical as well. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि आपको बग नहीं मिलेगा, इट इज एन इन्फेक्टिव टियोलॉजी। सही। पोस्ट STI कॉमन इन मैन, पोस्ट डायसेंट्री कॉमन इन बोथ ग्रुप्स। शिगेला, सैल्मोनेला, ये सीनिया कैम्पेलोबैक्टर, ये सारा कुछ चीजें आपकी चल रही हैं। पोस्ट STI में यू हैव जो क्लेमिडिया, सो यू हैव द इन्फेक्टिव etiology but you won't be able to get the bug from the joint to reactive arthritis में ये चल रहा है। Remember that Ritus 1 जिसमें classical triad होगा urethritis, conjunctivitis and arthritis का। ठीक है, उस पर ये स्किन चेंजेस है, ये हमने बात कर लिया। आर्थराइटिस, डेक्टिलाइटिस, यूरेथ्राइटिस, आई में ये प्रॉब्लम है। ये 2 स्किन प्रॉब्लम्स, ये भी बड़े एग्जाम फेवरेट हैं। सर्सिलाइट बेलेनाइटिस है, पेनलेस वेसिकल्स बनते हैं आपके परप्यूस के ऊपर। और जो है क्रेटोजेना बेलेनोलॉजिका, इसमें आपके ये वैक्सी येलो ब्राउन पेप्यूस बनते हैं पाम एंड सोल के ऊपर। Again, the good thing is that you do not have any figures, pictures in the exam. But again, I keep saying to everyone whenever you're doing your exam preps, a quick 2-minute research on your Google will really help things to stay in your mind. तो ये चीज़ें देख लिया करें। तो सर्सनाइट बेलेनाइटिस, क्रेटोडर्मा बेलेनोलॉजिका, ये आपकी स्पेसिफिक स्किन चेंजेस है आपकी उस 3 ट्राइड के अलावा। रेयर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट ब्लॉक, एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस। अच्छा, पीछे भी हम डिस्कस करे थे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें भी 2 हार्ट चीजें थी, एक मर्मर था, विच वन? Aortic regurgitation. Regurgitation. Excellent. AR and that AV blocks as well. Very exam favorite for the that one. Over here, you also have blocks and aortic incompetence, pericarditis. Again, rare, but clinically relevant as well. ठीक है? Good. अब इसमें क्या है जी? In reactive arthritis, it is useful to carry out serological tests to assess the related bacterial infections. If there's any suspicion of sexually transmitted disease, obviously आप swabs भी लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसमें ना कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं, जैसे हमने पीछे दोनों के अंदर सोरियासिस वाले में भी एनक्लोजिंग उसमें भी ना स्पेसिफिक एक्स्ट्रा चेंजेस पड़ते हैं। अच्छी बात है, लेस थिंग फॉर अस टू रिमेंबर कि इसमें ऐसे ना कोई खास फाइंडिंग्स नहीं है, विच इज गुड फॉर अस। इफ देयर इज एनी इन्फ्यूजन तो आपने वो एस्पिरेट करना है। Analgesics, NSAIDs, intra-arterial steroids. Okay, sulfasalazine and methotrexate very rarely in persistent diseases, otherwise not. ठीक है, पर ये ना पास मेडिसिन वालों ने ना 2 दफा ये सवाल पूछा भी हुआ है, तो इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया था, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि ना दिमाग दूसरी बीमारियों में चल रहा होगा, इट्स नॉट रिलेवेंट इन इन्फेक्टिव कॉजेज, लेकिन दे आर। सो सल्फासालाजीन एंड methotrexate sometimes used in persistent disease, remember that as well. पीछे कौन सी डिमार्ड यूज करे थे हम सोरियाटिक आर्थरोपैथी में? After NSAIDs, the second one was metho, right? Methotrexate. So you have to remember these differences as well. So यहाँ पे methotrexate, पीछे वाले में sorry, यहाँ पे you have options of both sulfa and metho for your persistent diseases. That is all about the reactive arthritis. Good. Any problems so far? Before I move towards the next topic. Good. Good. अच्छा जी, अब इलियोसोस एब्सेस, इसमें क्या चल रहा है? अच्छा, इसका भी सिनेरियो होता है टिपिकल सिनेरियो, फीवर, बैक पेन, ठीक है, और पेन आपकी एक्सटेंशन ऑफ द हिप पे बढ़ती है। टिपिकल सिनेरियो इस तरह होगा। ठीक है, फीवर है और बैक पेन है, 2 बातें। अब जो पेन है ऑन एक्सटेंशन ऑफ द हिप, थिंक ऑफ इलियोसोस एब्सेस, वेरी टिपिकल, वेरी गुड क्लिंच टू रिमेंबर दिस वन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें आपका हेमेटोजेनिस स्प्रेड होता है बैक्टीरिया का। सबसे कॉमन बग क्या है? ऑरियस, ये भी पूछा हुआ है, ऑरियस, रिमेंबर दैट। अच्छा, बैकग्राउंड हिस्ट्री है तो बहुत सारे, लेकिन क्रोन्स, यूटीआई और आईवी ड्रग अब्यूज, ये वो 3 हैं जो कॉमनली आते होते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू द क्लिंचर्स फॉर इलियोसोस, फीवर, बैक पेन, पेन ऑन एक्सटेंशन ऑफ हिप, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या होगी? आइदर क्रोन्स, दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज इन दिस कैटेगरी, या यूटीआई दे देते हैं और आईवी ड्रग यूजर्स। इसके अलावा और क्या है?
डायवर्टिकुलाइटिस है जी, वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइटिस, एक जगह से दूसरी जगह फैल गया, फेमरल कैथेटर्स, लिथोट्रिप्सी, एंडोकार्डाइटिस, ऑब्वियस वो तो वैसे ही ढेर सारे फेंक रहे होते हैं बुलाए, और इलियोस और एब्सेस हैं। ये तो ऑलरेडी उसका वो था, यहाँ पे गलती से डाल दी शायद, यहाँ पे एक से दूसरा इसको भूल जाए, ये वैसे ही डाल दी शायद गलती से। एनी हाउ, क्रोन्स, यूटीआई, आईवी ड्रग अब्यूज, इन तीनों को नहीं भूलना, ठीक है। ऐसी कोई क्लू हिस्ट्री में चल रहा हो, ऐसी कोई चीज हो, इन तीनों का जिक्र चल रहा हो, और पेशेंट को फीवर भी है, बैक पेन भी है, जो कि एक्सटेंशन पे खराब भी हो रहा है, थिंक ऑफ इलियोसॉस, ठीक है। फीवर, बैक और फ्लैंक पेन, लिम्पिंग एंड वेट लॉस, ठीक। तो कैसा भी यही डायग्नोसिस ऐसा ना कि हमारे दिमाग में आएगा नहीं, मतलब आई डोंट नो, मेरे दिमाग में तो कभी ना आए। होता है ना अक्सर कोई इस तरह लिम्पिंग या इस तरह चीजें आ रही हूँ, कोई जॉइंट पेन्स, तो इलियोसॉस कभी मेरे डिफरेंशियल का टॉप पे नहीं आता। तो कुछ बीमारियां ऐसी जो हम नहीं पढ़े होते हैं, या पढ़ तो रहे होते हैं, कॉमनली मेरे दिमाग में आ नहीं रही होती हैं। सो हैज एनीवन सीन अ पेशेंट? सो इफ गुड, इफ होता है कि जब आप कोई मरीज देख लो ना, फिर आपको भूलता नहीं है, आपको एग्जाम में बड़ा हेल्प होता है। तो वो लोग जो कि क्लिनिक अपने उससे बहुत दूर होते हैं, जो बहुत अरसे बाद एग्जाम से वापस आ रहे होते हैं, आउट ऑफ टच होते हैं फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस, उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, बिकॉज दे आर आउट ऑफ टच, दे आर नॉट सीइंग पेशेंट्स। तो उनको ना ज़्यादातर अपनी मेमोरी पे काम चलाना होता है, रट्टा लगाना पड़ रहा होता है। पर वो लोग who are actively involved in the clinical practices, they are done the training, in the training, or are at least in a teaching hospitals, तो उनको बड़ा फायदा हो रहा होता है। वो क्लिनिकल चीजें इतनी देख रहे होते हैं कि उनको याद आता है, हाँ उधर ये हुआ था, ये डिस्कशन हुई थी, तो बड़ा अच्छा उनका कोरिलेशन होता है। तो एमआरसीपी वाले लोग ना जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं, तो उनका बड़ा फायदा होता है एज कम्पेयर टू वो लोग। इट डजंट मीन कि दूसरे लोग डिसहार्ट फील करें, बिकॉज आई माई सेल्फ डिड माई एग्जाम विदाउट एनी क्लिनिकल एक्सपोजर, तो मुझे डिफिकल्ट लगा, इट्स डूएबल, ठीक है। तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल, डिफिकल्ट है लेकिन डूएबल है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस वन, अब पेशेंट को आपने ये पता कैसे चलेगा? पेशेंट इज इन अ सुपाइन पोजिशन विद नी फ्लेक्स एंड द हिप माइल्डली एक्सेलर रोटेशन पे आप करेंगे, ठीक है। तो इन्हें इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा, हमने क्या करना है? सो यू प्लेस अ हैंड प्रॉक्सिमल टू द पेशेंट्स इलियो सॉरी ipsilateral knee and ask the patient to lift the thigh against your hand. This will cause pain due to contraction of the psoas muscle. हम psoas muscle को छेड़ रहे हैं, उसको ट्रिगर कर रहे हैं because of this movement. Let the patient on the normal side, और आपने पीछे हाइपर एक्सटेंड करनी है हिप को, अगेन इट विल पुट प्रेशर ऑन द सॉस, ठीक है। गुड गुड, तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? क्यों ज़्यादा लेटा होगा, विद नी फ्लेक्स एंड हिप माइल्डली एक्सेलरेटेड, दिस इज द पोजीशन जिसमें उसको आराम मिलेगा, क्योंकि इस पोजीशन में उसका सॉस स्ट्रेच नहीं कर रहा, तो उसकी नॉर्मल पोजीशन ऐसी होगी, पेशेंट से लेटा होगा, ठीक है। दिस इज हाउ द पेशेंट विल लुक, एंड इफ यू वांट टू एलिसिट द पेन, दिस इज व्हाट यू डू, दीज टू टेस्ट, ठीक है। और चॉइस इन्वेस्टिगेशन क्या होगा इसमें, हमको देंगे क्या, क्या टेस्ट करेंगे? सीटी, याद रखें, ठीक है। तो सीटी एब्डोमिनल इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सही। एंड फॉर द मैनेजमेंट यू गिव एंटीबायोटिक, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखेंगे परक्यूटेनियस ड्रेनेज। अप टू 90% केसेस में आपका परक्यूटेनियस ड्रेनेज से काम हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली रेडियोलॉजिकली गाइडेड, और उस पर भी ना बने तो फिर एंड पे आपने रेफर करना है फॉर सर्जरीज, एंड वो तब होता है अगर आपका परक्यूटेनियस ड्रेनेज फेल हो जाए, नहीं ठीक हुआ, देन यू रेफर फॉर द सर्जरी, अगेन वो उनका डिपार्टमेंट है सर्जरी वालों का, ठीक है। आपने बात याद रखनी है, तो वो सिनेरियो था, उसमें क्या क्लूज थे? क्रॉन्स की हिस्ट्री, आईवी, यूटीआई, पेन, बैक फीवर, एक्सटेंशन पे आपको दर्द है, पेशेंट एक्सटर्नली रोटेशन पे टांग रखी हुई है, तो ये आपके क्लिंचेस होंगे एलियोसॉस के। और इसमें चॉइस इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? सीटी एब्डोमेन इज द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिमेंबर दैट इज वेल। हिप पेन इन एडल्ट्स की इतना कोई खास नहीं है इसमें, बस जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। एक चीज ऐसा, हाँ, ये मायल्जिया प्रेस्थेटिका, ये एक दफा पहले एग्जाम में आ चुका है, इस टाइम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बाकी जस्ट गिव अ क्विक रीड। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने आपसे आगे डिस्कस भी करना है, इसको छोड़ दें। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, पेन इन द मॉर्निंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया हुआ है। रेफर्ड लंबर स्पाइन पेन, फेमरल नर्व कंप्रेशन में कॉज रेफर पेन टू द हिप, ठीक है, हिप की रेफर पेन भी हो सकती है, ठीक है। फेमरल स्ट्रेच हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ओके। ग्रेटर ट्रोकेंटेरिक पेन, वेरी डिफरेंट, नॉट दैट कॉमन, पर बहुत डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है कि आपको पेन और टेंडेंस होती है इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हिप, ठीक है, बाकी सब ठीक होगा, सिर्फ उस एक पॉइंट पे आपको दर्द हो रहा होता है, ठीक है। ड्यू टू रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ द इलास्टिक इल्योटिबल बैंड, देयर इज पेन एंड टेंडेंस ऑफ द लेटर साइड ऑफ द थाई, कॉमन इन वुमेन 50 to 70 में कॉमन होता है, सिंपल पेन किलर से ये ठीक हो जाता होता है। अच्छा, मेलाल्जिया प्रेस्थेटिका, ये पहले ना एग्जाम में आ चुका है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या होती है? इट इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, इस नाम को याद कर लें,
इस नर्व का नाम याद रखना है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये दबती है। अच्छा, अब ये ना आइट्रोजेनिक भी हो सकती है, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद हमने इसको छेड़ दिया, या खुदा ना कोई लोकल कोई न्यूरोमा टाइप चीज बन गई, ठीक है। और इसमें टिपिकल आपने जो बात याद रखनी है वो क्या है, सिम्टम्स एग्रेवेटेड बाय स्टैंडिंग, रिलीव्ड बाय सिटिंग, ये भी इसके अंदर अक्सर आ जाता होता है। I have seen this patient, that's why I have read a lot about this one, इसलिए मैं थोड़े पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ, you can add that as well, so remember that, ठीक है। So symptoms aggravated on standing and relieved by sitting। और आप इसमें क्या करते हो कि आपने ना ढूंढना है एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन, ढूंढ लिया इसको, उसके बिल्कुल नीचे जाके, थोड़ा सा नीचे जाके आपने डीप पल्पेशन करनी होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका पेन वो होता है, एग्रीवेट हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज हाउ यू प्रोड्यूस दिस पेन, वेरी डीप पल्पेशन जस्ट बिलो द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन, ठीक है, दैट विल कॉज द पेन। सही, यू हैव ऑल्टर सेंसेशन ऑफ द अपर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। और क्यों, क्योंकि आपकी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई इसमें इन्वॉल्व होती है, इसको हम बोलते हैं मोराल्जिया पैरास्थेटिका, दिस इज व्हाट वी से, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो रही होती हैं, ठीक। और हाँ, इसमें एक मजे की बात थी, ट्रीटमेंट के लिए ना इस पे आप कभी कभी ना लोकली ना एनेस्थेटिक डाल देते हैं, local anesthetic, it abolishes the pain, that was very different thing। You can do nerve studies as well if you want, that would be useful as well। अच्छा जी, avascular necrosis अगेन जो बहुत लंबे स्टेरॉइड यूज के ऊपर होता है उसके अंदर ये कॉमन होता है। pubic symphysis dysfunction अगेन कॉमन इन प्रेगनेंसीज, not that एग्जाम फेवर एट ऑल। ट्रांजिट इडियोपैथिक ऑस्टियोपैथिस कभी भी जिंदगी में सवाल नहीं आया, पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अनकॉमन कंडीशन सीन इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेयर। अगर आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, जो डिफरेंट बातें हैं वो है ये ग्रेटर ट्रोकेंटाइक पेन, लेटरल थाई वाला, myalgia paresthetica, remember the nerve, burning sensation of the intralateral aspect of the thigh, and avascular necrosis maybe, but not that exam favorite, okay। और इस पे आप क्या करते हो, MRI, avascular necrosis अगर आपको डायग्नोस करना भी है, always do an MRI, that is an investigation of choice। तो अदर हिप कंडीशन, अब ये चिल्ड्रन के अंदर आ गया, और ये भी एग्जाम फेवरेट नहीं है। सो डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, DDH के नाम से बड़ा फेमस है ये, न्यूबॉर्न्स में होगा। बैलोज और ऑर्थोलनीस टेस्ट वेरी पॉजिटिव। अच्छा, ये भी ना मतलब हमने कुछ नहीं करना था, ये पीड्स वाले वो वाले कर रहे होते हैं, जैसे आप इन्फॉर्मेशन के लिए ना, इसमें ना हिप की वो देखते हैं स्टेबिलिटी, तो हिप आपका इंस्टेबल होगा, कुछ टेस्ट होते हैं जो आपकी हिप की रिड्यूसिबिलिटी ऑफ द डिसलोकेटेड हिप के लिए देखना होता है, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं, नो नीड टू गो इनटू डिटेल्स। अनइक्वल स्किन फोल्ड और लेग लेंथ, ये हाँ ये याद रखना है कि क्लिनिकली चलेगा, अगर खुदा ना सा बैड लक में सवाल आ भी जाता है तो जो क्लिंचर होगा उसमें आपका स्किन फोल्ड या फिर अनइक्वल लेंथ, लेग लेंथ फॉर योर DDH। ट्रांजिट सिनोवाइटिस, ओह ये ना बड़ा फेमस है, इसमें टिपिकल सिनेरियो होता है कि इसमें प्रीसीडिंग वायरल इलनेस होती है, ठीक है। एक्यूट हिप पेन, सॉरी हिप पेन एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन, वो हिस्ट्री होती है कि 4-5 दिन हफ्ता पहले, सॉरी 1 हफ्ते पहले हुए थे मसले मसाइल, वो तो ठीक हो गया, अब हिप में दर्द हो रही है, और ये खुद बहुत बड़ा ट्रांजिट सा होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने की खुद बहुत सेटल डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट transient synovitis of the hip। So remember, always the clincher will be viral infection before the hip pain, remember this part। Then we have Perthes disease, and उसके अलावा ये सूफी और Perthes भी अक्सर आ जाता होता है, बाकी तो इतने कॉमन नहीं है। अब इसमें फर्क क्या है, अब Perthes में क्या चल रहा है, so in Perthes disease what's happening here, so Perthes disease में क्या है, it's a degenerative condition affecting the hip joint of the children, typically between the ages of 4 and 8 years। अब सूफी में और Perthes में एज का फर्क है, ये 6 से 8 साल में कॉमन है, और सूफी 10 से 15 साल में कॉमन है, ठीक है। तो इसमें ना एज, जो लिम्पिंग एंड चाइल्ड है ना, उसमें एज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सूफीज रिमेंबर 10 से 15 साल की उम्र में, Perthes 4 to 8 years। इस पे आपका ना avascular necrosis होता है, आपको ना मैंने एक्सरे डाला था, दिस इज द नॉर्मल हिप, एंड कैन यू सी द फेमरल हेड ही गायब हो गया, चला ये छोटा सा बड़ा हुआ है, तो आपकी इसमें avascular necrosis होती है ऑफ द फेमरल हेड हेयर, ठीक है। अब द Perthes disease इज 5 times मोर कॉमन इन बॉयज। आपको क्या होता है, डिले डेवलप्स प्रोग्रेसिव होगा ओवर द वीक्स, पेशेंट लिम्प करके आ रहा होता है, लिम्पिंग इज वेरी कॉमन, स्टिफनेस एंड रिड्यूस रेंज ऑफ हिप मूवमेंट्स, तो आपको जब एक्सरे करेंगे तो वही आपको वाइडनिंग मिलेगी जॉइंट की, ठीक है। लेटेस्ट स्टेजेस इंक्लूड डिक्रीज फ्रेम्बल हेड साइज, वही बिकॉज ना आपका गायब ही हो जा रहा है, हेड ही गायब हो गया यहाँ से। और इसमें परेशानी ये होती है कि बोथ लेटर ऑन यू कैन हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड पेन्स एंड ऑल। So this is your Perthes disease. So remember 2 points: age 4 to 8 years, common in boys. Very important point is the avascular necrosis of the femoral head.
ठीक है। अब सूफी में क्या चल रहा होता है, सूफी आपके 10 to 15 ईयर्स में है। अगेन अब ये ना कॉमन है ओबीज किड्स में, या वो इनकी पुबर्टल ग्रोथ हो रही होती है, एकदम से ना इनका ग्रोथ स्प्राउट होता है, उसमें भी कॉमन है। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है फेमरल हेड एट द एपिफिजियल जॉइंट। अच्छा किसी ने वो, आई नो दिस इज बिट क्लिनिकल, हैज एनीवन हर्ड ऑफ किलियंस लाइन एंड थ्रेटोवन साइंस? सो किलियन लाइन बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी फेमरल नेक है ना, उसके ऊपर जो है ना सुपीरियर बॉर्डर, उससे आप लाइन खींचते हो सीधा आगे। इट शुड पास थ्रू द हेड ऑन द लेटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द हेड। जब आपका ये स्लिप हो जाता है तो आप उसका उस हेड से नहीं गुजरते, ऊपर से गुजर जाते हो, उसको बोलते हैं थ्रेटोवन साइन, कि आपकी क्लियन लाइन हिल जाती है। एक दफा आप इसको गूगल करेंगे ना, आपको ना अच्छा ये याद रह जाएगा इंशाल्लाह। अगेन नॉट फॉर यू दिस एग्जाम, ये वैसे ये क्लिनिकल वो है, पर एमआरसीपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि याद रखें कि आपका फेमरल हेड जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाता है एपिफिजियस पॉइंट से। फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है, इंजरी उस तरह फ्रैक्चर नहीं है, जो नॉर्मल एपिफिजियस है ना वही स्लिप कर गई है, ठीक है। कभी कभी बायलेटरल भी हो सकती है। सो में अगेन ये लिम्पिंग के साथ आता है, और कभी कभी ये भी ट्रॉमा के साथ आता है। और इसमें ये होता है कि फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक से दर्द हुआ, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि वो काम खत्म हो गया, दे विल कंटिन्यू, दे विल लिम्प। इस तरह फ्रैक्चर भी तो बिल्कुल गया ना, बिल्कुल ही आपकी वेट बेरिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता, परसिस्टेंट होता है, क्रॉनिक चल रहा होता है, चीज़ें ऐसा ऐसा खराब हो रही होती हैं। पर वन यू डू द डायग्नोसिस, तो फिर आप इनको ये खास ख्याल रखना है कि उसको वेट बेर नहीं करना होता, आपने फौरन को रेफर करना होता है ऑर्थो वालों को, ताकि सर्जिकल रिपेयर हो सके, ठीक है। These patients will have loss of internal rotation of the leg and flexion. तो ये आपने एग्जामिनेशन में ढूंढना होता है। Then you have juvenile idiopathic arthritis. इसमें क्या चल रहा है जी, प्रेफर्ड पुराने वो थी इसमें, arthritis occurring in someone who is less than 16 years old that lasts more than 3 months. तो 16 साल से कम हो और more than 3 months हो। पॉसी आर्टिकुलर जीआई में क्या चल रहा होता है, where 4 or less joints are affected, ठीक है। इसमें क्या होगा जी, जॉइंट पेन है, स्वेलिंग्स हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एएनए इज पॉजिटिव इन जीआईए, also associated with anterior uveitis. This is different than all the other differences that we have talked about the hip problems in kids, ठीक है। एंड पे भी आप सेप्टिक आर्टराइटिस, जैसे सेप्टिक आर्टराइटिस का पूरा टॉपिक है, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स एंड इट टुडे, काफी लंबा सेशन हो गया हमारा, सॉरी फॉर द डिले, वो द शुरू की 10-15 मिनट हमारे ज़ाया हुए हैं, अदरवाइज हम कुछ और टॉपिक भी कवर कर लेते, लेकिन वो एक और सेशन चल रहा था, उस वजह से वी हैड दैट डिले, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, वेरी फ्रूटफुल, वेरी कॉमन सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ वेरी हॉट फॉर द एग्जाम, कुछ रिकॉर्ड्स भी थे बीच में, कुछ चीज़ें जो आपने बस जल्दी से पढ़ के स्किप करनी है, ना टाइम नहीं लगाना। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेप्टिक आर्थराइटिस इंशाल्लाह। वेरी गुड। So any questions so far, guys, before I end the session? Any problems, any issues? Okay, perfect. Let's end the session here. Take care, everyone.